स्पेशली जब आप यूएस मार्केट में पैसा लगाते हैं तो जैसे बेसिकली इंडिया के स्टॉक के बारे में तो आपको थोड़ा आइडिया रहता है, और वहाँ पे तो कुछ भी आइडिया नहीं था, तो मैंने वो गलती की कि यहाँ का भी जो मेरा हाफ पोर्टफोलियो था एंड आई पुट इट इनटू द शेयर मार्केट, और वो भी बिना किसी नॉलेज के। तो जब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मतलब ओवरऑल लॉस रेट वाज अराउंड अराउंड 20-22%। तो मैंने वहां पे जो कैलकुलेशन बताया वो बताया है कि अगर आपके माइंड में पहले से है कि मुझे एक ट्रेड में इतना लॉस से ज्यादा नहीं करना है, तो आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग बना सकते हो। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट और मैं के एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ है अमित सक्सेना जी। और अमित जी एक इन्वेस्टर है। इन्होंने अभी रिसेंटली कोविड के बाद अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना शुरू किया था, और सर रहते हैं जर्मनी में, और बहुत सारे यूएस मार्केट में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। और ये हमारे चैनल के एक रेगुलर व्यूअर है, आप ऐसे बोल सकते हो। वो सारी चीज़ें अमित जी ने बताई है कि कैसे इन्होंने हमारे चैनल को देखा और कैसे हमारे चैनल से कुछ चीज़ें इन्होंने सीखी और वो चीज़ को अप्लाई किया इन्होंने यूएस स्टॉक मार्केट में। और एज अ बिगिनर इनको जो भी प्रॉब्लम आई है, जैसे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, बाद में रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, राइट पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए, हमारी जब स्टॉक में एंट्री हो जाती है तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग कब होना चाहिए, एग्जिट क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में अमित जी ने आज मुझे अपने ये वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जो एक बिगिनर को बहुत अच्छी तरीके से काम आ सकते हैं। अब देखो, ये वीडियो में ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से प्रूव हो गई है कि जो हमारी मेथड है, जो मेरी मल्टी ईयर ब्रेकआउट की मेथड है, वो सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, यूएस मार्केट में भी अच्छी तरीके से काम करती है। क्योंकि जहाँ पे इमोशंस होते हैं ना, वहाँ पे ये वाले रूल्स ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं। स्टॉक मार्केट एक सप्लाई और डिमांड का गेम है, और इंडिया में भी, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी सप्लाई डिमांड होती है, यूएस स्टॉक मार्केट में भी सप्लाई और डिमांड होती है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने वीडियो में डिस्कस की है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग में एक बिगिनर हो या फिर आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, फिर से आपको बेसिक्स चीज़ें समझनी है, तो आज का ये वीडियो हमारा ज़रूर देखिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने अमित जी के साथ क्लियर की है। और अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो हमारे वीडियो को लाइक और अपने किसी भी एक फ्रेंड को ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। और अगर आप भी हमारे मार्केट और मैं सीरीज़ का पार्ट बनना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप गूगल फॉर्म भर सकते हो, तो आप भी हमारे मार्केट और मैं का पार्ट बन सकते हो। आपके कोई भी डाउट है आप आके पूछ सकते हो, या आपको कुछ अच्छा आता है वो आप हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी हम लोग जाते हैं अमित जी के पास और सुनते हैं उन्होंने अपना ट्रेडिंग कैसे शुरू किया और अभी उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अमित जी, मैंने आपके बारे में चीजें पढ़ी है, मैंने आपका फॉर्म देखा है, बट फिर भी जैसे हमारे ये सीरीज का एक नॉर्मल एक रिवाज है कि आप शुरू से अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हो, आपने स्टॉक मार्केट में कैसे जर्नी शुरू की, और आपको किस चीज के रिलेटेड अभी प्रॉब्लम आ रही है जिसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, ठीक है ना, मैं आपका थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करता हूँ। तो शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी पहले से आइडिया तो था कि लाइक इन्वेस्टमेंट आपको एफडी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा, बट एक्टिवली कभी ट्राई नहीं किया था। तो अराउंड हम्म। 2017-18 में मैंने कुछ आईपीओस लिए। शायद उस वक्त एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का आईपीओ आया था, और आईसीआईसीआई शायद लाइफ इंश्योरेंस पोटेंशियल का था, वो आईपीओ मिल गए थे। एंड देन इट वाज हम्म। जस्ट लाइंग देयर, वो डॉर्मेंट थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और कोरोना के बाद जो है कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने बताया कि भाई मार्केट काफी डाउन हो गया है एंड देन यू कैन इन्वेस्ट, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया। बट कभी ऐसा नहीं था, तो क्योंकि हमेशा से जो है कि घर पे भी यही सुनने को मिलता था कि भाई मार्केट में पैसा जो है इट इज मोर और लेस लाइक गैम्बलिंग, अगर आप लगाते हो इफ यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर नॉलेज तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि कभी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया हो, तो इस टाइप से ही रहा। मतलब आप कह सकते हो कि जो टोटल मेरी जो पोर्टफोलियो है उसका 1-2% ही लगा हुआ था फॉर द लास्ट 4-5 ईयर। तभी क्या हुआ कि स्टार्ट ऑफ 2024, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जर्मनी में उस टाइम पे, क्या था कोरोना के बाद में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो था। मतलब आपको जो हम्म। पर्सनल लोन भी इवन 1%, 1.5% इंटरेस्ट पे मिल जाता था।
तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से लोन लिया एंड देन दे लाइक डिपॉजिटेड इन इंडिया, और वहाँ पे उन्होंने शेयर्स में लगाया। तो लोग मुझे बताते थे, बट मुझे तो वही रहता था कि भाई आपने यहाँ से भी पैसा लिया है, यहाँ पे भी आपको देना है। तो फाइनली व्हेन दे टोल्ड कि भाई उन्होंने जो भी पैसा वहाँ पे लगाया वो ऑलमोस्ट लाइक 2 और 3 टाइम्स हो गया, एंड इट वाज अ वेरी हम्म बिग अमाउंट। तो मुझे लगा कि लाइक आई मिस समथिंग। तो लाइक लास्ट 3-4 साल में जो मैंने अपना पोर्टफोलियो देखा है, जो भी थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो जो था, मतलब जो मैंने आईपीओ लिए थे, प्लस मैंने उस टाइम पे शायद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 30 रुपीज में था वो शेयर, वो लिया था। बट देन आई सी कि भाई ऑलमोस्ट जो भी है वो डबल हो गए हैं, और डबल से भी ज़्यादा। तो मुझे लगा कि भाई ये मार्केट, मतलब अगर आपको एफडी से ज़्यादा पैसा कमाना है तो मे बी यू कैन एक्टिवली कम इन टू द मार्केट। तो फिर मैंने क्या हम्म किया कि जो मिस्टेक मैंने की एक्चुअली, तो देन मैंने सोचा कि भाई जो लास्ट 2-3 साल में जो मैंने मिस किया है, लेट मी ऑल्सो लाइक पुट मे बी लॉट ऑफ मनी इन दैट, जो भी ऑब्वियसली देन आई स्टार्टेड विद 50% ऑफ माई पोर्टफोलियो। और ये टारगेट है कि नेक्स्ट 1-2 साल में वो कवर करना है। तो बेसिकली वो जो ग्रीड वाला जो फैक्टर था कि भाई आपने वो फोमो जो आप बताते हो कि भाई आपने मिस हम्म कर दिया है, एंड नाउ यू हैव टू रियली स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और आपको जितनी जल्दी है वो पैसा कमाना है। तो एक तो मोटिव जो है वो उतना ठीक नहीं था, और दूसरी चीज़ है कि हम्म आपको, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी। मैंने स्टार्ट किया 2004 शुरू में, और उसके बाद ये रहता था कि भाई जो भी, मतलब ना तो उस वक्त टेक्निकल नॉलेज थी, फंडामेंटल थोड़ी बहुत पता थे कि कंपनी कैसे सेलेक्ट करनी है, पर ये पता नहीं हम्म था कि ऑब्वियसली कैसे, मतलब अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करें, और उसके बाद पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, एग्जिट स्ट्रेटेजी, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं था। और बाकी जो भी अपनी नॉलेज थी कि भाई फ्यूचर में ईवी के स्टॉक्स हैं, या फिर जो स्टॉक्स, मतलब लोग यूट्यूब पे बताते थे कि लाइक दीज आर द स्टॉक, लाइक वो अभी नेक्स्ट मतलब बिग थिंग है। तो आई स्टार्टेड हम्म एक्यूमुलेटिंग। और इंडियन स्टॉक ऑलमोस्ट, मतलब आप समझिए कि मैंने स्टार्ट किया, देन बाय स्टॉक काउंट रीच अराउंड 45। उसमें सब कुछ है, वो मिड कैप, लार्ज कैप, पर उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं था, अगर कोई मुझसे पूछता कि भाई ये स्टॉक आपने क्यों लिया, मतलब वो कन्विंसिंगली आई कैन नॉट आंसर। तो उस टाइप की ओके सिचुएशन थी। और दूसरी चीज़ थी कि जो जर्मन स्टॉक्स थे, स्पेशली जब आप यूएस मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो जैसे बेसिकली इंडिया के स्टॉक के बारे में तो आपको थोड़ा आइडिया रहता है, और वहाँ पे तो कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैंने वो गलती की कि यहाँ का भी जो मेरा हाफ पोर्टफोलियो था, एंड आई पुट इट इनटू द शेयर मार्केट, और वो भी बिना किसी नॉलेज के। तो देन आई स्टार्टेड, एंड एक वो बिगनर्स लक रहता है, तो शुरू शुरू में थोड़ा बहुत फायदा हुआ। और उसके बाद जो है, लाइक एज ए इन्वेस्टर, जो मैं पहले करता था कि भाई आपने एक अच्छी कंपनी का शेयर लिया और उसको आप भूल जाओ, वो बढ़ेगा ही, तो वही स्ट्रेटेजी थी। हम्म तो मैंने देखा कि भाई इस यहाँ पे जो है, आपने, मैंने उसमें पैसा लगा दिया, बट देन भी जो स्टॉक बढ़ रहे थे, देन आई स्टार्टेड लाइक सेलिंग देम, कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ पे सेल करना है। बट इशू था कि हम्म जो स्टॉक नीचे गिर रहे थे, स्पेशली इवन हम्म यूएस मार्केट में भी, उनको मैंने कभी सेल नहीं किया। एक स्टेज ऐसी आई जिसके अंदर जो मेरा पहला स्टॉक मुझे याद है, जो मैंने अल्फेन लिया था, दैट इट वेंट डाउन 62%। मैंने अराउंड 5000 अच्छा यूरोज का जो लिया था। एंड यहाँ पे, और सबसे बड़ी चीज़ जो है यूएस मार्केट में, यहाँ पे आपका कोई लिमिट नहीं है वो कितना जा सकता है। तो आई थिंक इन वन डे इट रियली वेंट फ्रॉम, आई थिंक 5% का लॉस था टू 62%। देन आई इमीडिएटली कौन सोल्ड सा दैट। ये कौन सा अल्फेन स्टॉक था करके ये था, ये अल्फेन अल्फेन एलवी करके था। ये एक्चुअली हॉलैंड की कंपनी है, इट्स इन द ईवी स्पेस, तो शायद ईवी चार्जिंग हम्म स्टेशन बनाती है। तो ओके जब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि मैंने अपना पोर्टफोलियो देखा कि उसमें से अराउंड, मतलब 60% जो स्टॉक्स थे उसमें मुझे फायदा था, हम्म 40% में नुकसान था। पर नुकसान इतना ज्यादा था कि जो ओवरऑल नुकसान, जो ओवरऑल लॉस था, इट वाज अराउंड अराउंड 20-22%। और जो प्रॉफिट हम्म था वो अराउंड 7 और 8%। तो ओवरऑल लाइक आई वाज इन 13-14% लॉस। फिर मैंने देखा कि भाई बेटर ये है कि आप जो है एज ए बिगनर, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द स्टॉक्स, यू शुड रियली कंसंट्रेट ऑन द लर्निंग। तो वो मेरा पहला करेक्ट स्टेप था। तो फिर मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया, और आपके जो वीडियोस थे, देन फॉर्चुनेटली आई रियली केम अक्रॉस वन ऑफ योर वीडियो, जिसके अंदर हम्म आपने वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, प्लस कैसे उस स्टॉक लेना है। देन आई वाज रियली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी टेक्निकल वगैरह की, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट थे। बट देन आई स्टार्टेड डिगिंग डीप। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, आपके जो इतने सारे वीडियोस हैं, आपने जो भी इंटरव्यू लिए थे प्रीवियसली, जैसे कथुरिया जी हम्म हैं,
और आई थिंक सुनील गुर्जर जी, तो आई थिंक वो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल है। तो देन आई वेंट थ्रू ऑल योर वीडियोस, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी एक बनानी स्टार्ट की एज ए बिगनर, विच आइडियली आई शुड हैव डन जब मैंने स्टार्ट किया था। तो उस स्ट्रेटेजी अभी ऑब्वियसली लेट्स से जो भी अभी जो मैं स्टॉक में लगाता हूँ, अगर कोई लॉस होता है प्रॉफिट होता है, तो आई एम कंटिन्यूसली रिफाइनिंग माई स्ट्रेटेजी। और वो इस टाइप का है कि इट्स ए मिक्स ऑफ लाइक जो आप बताते हो, योर लाइक माय मेंटर, तो बेसिकली वही है जो ऑल टाइम हाई का है, प्लस मे बी देयर आर आल्सो सम अदर एस्पेक्ट्स जो मैंने लिए हैं। तो उससे जब मैंने अपना स्ट्रेटेजी बनाया, एंड देन व्हाट आई आल्सो नोटिस, जब आप इमोशनल होके कोई डिसीजन लेते हैं, देन मतलब एटलीस्ट मेरे केस में वो ज़्यादातर चांसेस में रॉन्ग ही होता है। तो इट्स बेटर दैट लाइक आई शुड फॉलो द प्रोसेस। तो जो स्ट्रेटेजी है, लाइक अगर आपने प्रॉपर फॉलो किया उसको विदाउट एनी इमोशन, एंड व्हाट आई एम सीइंग इन द लास्ट 2 मंथ्स कि वो काम कर रही है। तो मतलब जो भी नॉलेज मैंने गेन की आपके वीडियो से गेन की, प्लस मैंने इतना जो टाइम स्पेंड किया, एंड ऑब्वियसली मतलब कोई ऐसा वो स्पेशल वो स्ट्रेटेजी नहीं है, बट एटलीस्ट लाइक यू नो कि भाई विच हाउ टू चूज द स्टॉक, देन व्हेन टू एंटर, क्या कॉन्सेप्ट है, मेजॉरिटी सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, प्लस आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए पोर्टफोलियो के हिसाब से, आपको एग्जिट कब करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो उसके बेसिस पे मैंने एक छोटी सी स्ट्रेटजी बनाई, एंड नाउ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू डायरेक्टली। तो एक्चुअली होता क्या है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि आप जो बताते हो हाँ अपने वीडियोस में, तो उसके अंदर ऑब्वियसली आप हाई लेवल पे काफ़ी सारी चीज़ें आपके वीडियो में हैं, बट मेरा ये था कि अगर आपसे डायरेक्टली वन टू वन टॉक हो रही है, तो देन लेट मी आल्सो आस्क दोस क्वेश्चन। तो आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी प्रोबेबली आई थिंक इफ दे आर आल्सो इन द बिगिनर स्टेज, दे विल आल्सो बी एबल टू लर्न फ्रॉम दैट। ठीक है। तो आप वहां पे क्या करते हो सर? मैं हूँ आईटी में हूँ, तो मैं काफ़ी टाइम से जर्मनी में हूँ। तो हम्म आईटी में पहले एक बड़ी आईटी कंपनी थी, उसके उसके थ्रू मैं जर्मनी में आया था। बट मैंने चेंज माई जॉब एंड आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन वन ऑफ द बिग आईटी कंपनी हियर। नाइस गुड। तो सही है सर, आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे पूछिए, मैं अपनी ओके पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊं अभी। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अगर आप बोलें तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके कि डायरेक्टली आस्क लाइक या फ्रॉम यस दिस यस, स्क्रीन। यू कैन शेयर ओके योर स्क्रीन। ओके अभी आपकी स्क्रीन है यहाँ पे, राइट? ओके, तो आपको ये शायद ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है वो हाँ दिख रहा होगा। ठीक है, करेक्ट। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ जो आपने वीडियोस में बताया था स्टॉक सिलेक्शन का। तो राइट नाउ आई एम यूजिंग दी स्टॉक स्कैनर। तो इसके अंदर जो ओके ट्रेडिंग व्यू का स्कैनर है, आपने जो बताया था कि आप निफ्टी 50 में ऑल टाइम हाई और जो 52 वीक हाई स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, तो उसका सिंपल करेक्ट। प्रोसेस इसके अंदर वो जो ट्रेडिंग व्यू में है, तो दैट आई एम यूजिंग, आई कैन ऑल्सो क्लिक कर दी। ओके। इसके अंदर जनरली, और सबसे अच्छी बात जो आपने बताई थी, जो आपका जो प्रोसेस है, तो मैंने ये देखा है कि ये यूएस मार्केट में भी उसी तरह से काम करता है जैसे इंडियन मार्केट में काम करता है। ये तो सर, मैं आपको यूएस ये मार्केट का। प्रोसेस, ये जो मतलब ये स्टॉक मार्केट का जो पूरा गेम है ना, ये पूरा डिमांड सप्लाई का गेम है। और ओके। डिमांड सप्लाई मार्केट में कौन क्रिएट करते हैं? हमारे जैसे लोग करते हैं, इंस्टीट्यूशनल करते हैं। तो हम्म। बायर्स और सेलर्स यहाँ पे भी ह्यूमन ही है, और यूएस मार्केट में एग्जैक्टली। भी ह्यूमन ही है। तो इमोशंस उनके सेम होते हैं, रिएक्शन उनके सेम होते हैं, तो मेथड तो सेम ही काम करेगा ये। ओके ओके। हम्म तो मैं क्या करता हूँ कि यूएस में, लेट मी स्टार्ट विद यूएस स्टॉक, तो वो थोड़ा सा इजी रहेगा। तो हम्म मैं यहाँ पे जनरली एक नास्डा कंपोजिट करके है, उसमें 7000 यूएस स्टॉक्स हैं वो लेता हूँ। एंड देन दिस करेक्ट। पैरामीटर जो आपका ऑल टाइम हाई वाला है, आई टेक दिस न्यू हाई। ओके। इसके अंदर न्यू ऑल टाइम हाई, और एक हम्म क्राइटेरिया है वॉल्यूम का। तो क्योंकि कई बार वो छोटे, जैसे एक वन डे में वॉल्यूम इट शुड बी देन मोर देन फिफ्टी हम्म थाउजेंड ओके। तो जैसे अभी ये 33 सिंबल्स यहाँ पे आ गए। सबसे अच्छा तरीका है करेक्ट। इसमें, अगर आप एक स्टॉक सेलेक्ट करोगे एंड देन यू प्रेस हम्म कंट्रोल ए, तो सारे स्टॉक सेलेक्ट हो जाते हैं, एंड देन इफ यू राइट क्लिक, एंड आप डायरेक्टली किसी भी वॉच मतलब अपना वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो उसको। राइट। तो मैं इसको, ये इस वॉच लिस्ट में आ गए हैं डायरेक्टली। और करेक्ट। पहला क्वेश्चन एक्चुअली मेरा है, तो एक जैसे एक कंपनी है एप्लोविन कॉर्पोरेशन,
तो ओके। इसने अपना स्टार्ट हुआ था इसका मई में 2022, एंड दिस इज द कंपनी हम्म। विच इज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस। तो इस टाइप से राइट। एक क्राइटेरिया वही रहता है जो आपने बताया था कि वो ऑल टाइम हाई होना चाहिए, मतलब अपना हम्म। ब्रेकआउट उसका होना चाहिए वीकली पे, कैंडल स्ट्रांग होनी चाहिए जो आप बोलते हो मारुति या फिर किंग कैंडल, प्लस करेक्ट। उसने कुछ कंसोलिडेशन किया, और उसने कंसोलिडेशन नहीं किया एटलीस्ट जब उसने हम्म। ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, बट कंसोलिडेशन एक हम्म। क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है वॉल्यूम, कि वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रांग हम्म। होना चाहिए। और एक मेरा क्राइटेरिया है उसमें मोमेंटम का, और मोमेंटम के अंदर आप, मतलब मैं दो चीज़ें यूज़ करता हूँ, एक तो RSI है वो 60 से अबव होना चाहिए, और एक हम्म। ADX आप कोई भी ले सकते हो, तो मैं दोनों ही ले लेता हूँ। जो ADX इंडिकेटर है उसके अंदर ये ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन है 25 के अबव होनी चाहिए, उससे ये होता है कि ओके। मोमेंटम भी हो गया। तो मेरा करेक्ट। जो क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने बताया था जो एनालिसिस करनी है मंथली और वीकली पे, बट डेली हम्म। चार्ट में अगर जैसे यहाँ पे अगर आप देखो कि जनरली आप अगर अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे मिस कर दिया, एंड जैसा आपको पता लगा कि स्टॉक इज नाउ हियर एंड आप इसको बाय हम्म। करना चाहते हो, तो अगर आप देखो कि इसका जो रिस्क और रिवार्ड अगर इससे देखे तो इट्स ऑलरेडी 10.40%, और ये जो हम्म। स्टॉक है इसने अपना रीटेस्ट भी नहीं किया। तो इस केस में करेक्ट। मतलब हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ बाय करना है। और जैसे ये इसमें लोअर स्विंग लो यहाँ बनाया, तो ये जब ब्रेक हो जब बाय करना हम्म। है, या फिर कैसे बाय करना है, तो ये पहला क्वेश्चन है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं ना, ये प्रॉब्लम मैंने भी बहुत बार फेस की थी। अभी आप एक बार फिर से इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट करिए। हम्म, जनरली क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक, जैसे इसका ऑल टाइम हाई यहाँ पे दिख रहा था कि $116 था। राइट। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, जनरली ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं $116 प्लस 4% कर दूंगा। ओके, और मैं जैसे 116 प्लस 4% जहां पे भी होगा, वहां पे मैं अपनी सीधी एंट्री बाय कर दूंगा। और ओके, इसमें मेरा स्टॉप लॉस मैं कैसे रखूंगा, आप 116 माइनस 4% का स्टॉप लॉस रख सकते हो। क्योंकि आप आप अपने चार्ट को ये बोल रहे हो कि भाई अगर तू ब्रेकआउट कर ही रहा है और तू हम्म, और ऊपर जाने ही वाला है, तो मैं तेरे साथ आऊंगा, पर मैं तेरे ब्रेकआउट के ऊपर जाने के बाद एंट्री करूंगा। जो ओके, मोमेंटम ओके, ट्रेडिंग या मोमेंटम इन्वेस्टिंग होता है ना, वो ये होता है कि यू ऑलवेज बाय एट हाई प्राइस एंड यू हम्म, सेल एट मच हायर प्राइस। तो ओके, हम लोग क्या करेंगे, प्लस 4% का क्राइटेरिया लगाने से ये फायदा हो जाएगा कि हम लोग ट्रेड को प्रॉपर कंफर्म होने दे रहे हैं और फिर बाय करेंगे। पर डाउन ओके, साइड में हम लोग रिस्क क्या करेंगे कि 116 माइनस 4%। तो अब यहाँ पे क्या हो ओके, जाएगा कि आपका जो ये टोटल ट्रेड में जो रिस्क है ना, दैट विल कम समवेयर अराउंड 10%, 8% का जितना रिस्क आता है। ऊपर के ओके, चार, नीचे के चार 8%, प्लस वन वन 1% आप समझ लो आपका चार्जेस वगैरह हो गया। तो आपका पूरा 9-10% का एक ट्रेड में रिस्क रहेगा ही रहेगा, वेन एवर ओके, यू ट्रेड ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली। अब यहाँ पे ओके, टारगेट कैलकुलेशन का तो आपको सिंपल प्रोसेस हाँ अपना वो तो पता ही आपने है कि बताया ही भाई, था, हाँ एग्जैक्टली, यस, जो आपने बताया था इसका हमारा जो लोअर है। रेंज कैलकुलेशन है, वो एक हम्म, एक्सपेक्टेशन रहता है कि इतना अगर ये स्टॉक ने इतने साल बाद ब्रेक किया है, तो देर इज अ हम्म, पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ पे ये केस में 220 के आसपास का दिख रहा है डॉलर, ये स्टॉक $220 तक जा सकता है। अब एग्जैक्टली, जनरली जब ये जो पैराबोलिक मूव होता है ना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये स्टॉक ने हम्म, ब्रेकआउट के पास जरा भी कंसोलिडेट नहीं किया, बहुत ही स्पीड में ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो अभी इसमें क्या होगा कि अगर आप इसका मंथली चार्ट करोगे एक बार, हम्म, तो आपको पता चलेगा कि देखो इसने लास्ट मंथ में कितने परसेंट की मूव की है। हाँ, लास्ट मंथ में अगर आप देखो, आप कर कैंडल पे रख दो, आपको उसका परसेंटेज अच्छा, मालूम पड़ जाएगा। कैंडल पे कर्सर रख दो, इसने लास्ट मंथ में ऑलमोस्ट 40% की मूव की है। एग्जैक्टली, और ये मंथ में अभी तक ये ऑलमोस्ट, ये मंथ में अगर आप कैंडल को कर्सर को वहां पे रखोगे, तो अभी तक ये मंथ में 9-10% चला है। तो जनरली ऐसा देखा गया है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, कि कोई भी स्टॉक अगर एक महीने में 40-50% का मूव कर देता है ना बड़ा, तो उसके आने वाले महीनों में शायद वो थोड़ा कंसोलिडेशन में चला जाएगा। ओके, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये स्टॉक शायद थोड़े टाइम के बाद एक नैरो कंसोलिडेशन में, टाइम करेक्शन में चला जाएगा। इसका ओके, मतलब ये भी हो सकता है, अभी यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कैसे करेगा
या तो वो सेम प्राइस रेंज पे ऊपर नीचे कैंडल्स बना के 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, मतलब वो डिपेंड करता है कि कितने टाइम करता है, उसका कोई श्योरिटी नहीं है, पर ये कंसोलिडेशन करेगा। या ओके। तो फिर ये स्टॉक कैसे भी कंसोलिडेशन कर सकता है कि ये वापस से ऊपर से अपने रीटेस्ट लेवल के आसपास आएगा एंड देन अगेन इट विल गो बाउंस बैक। ओके। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स जो एंटर होते हैं ना, वो जो भी ये स्टॉक को, जैसे मैं हमेशा ये मानता हूं कि हर स्टॉक के पीछे कोई ना कोई तो रहता ही है उसको ऊपर नीचे करने वाला। तो वो लोग एवरी टाइम दे विल नॉट बाय एट अ हायर प्राइस। वो अपनी बाइंग प्रेशर, ओके। ये स्टॉक इतना ऊपर गया, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको दिखेगा कि नीचे इसमें वॉल्यूम्स भी हुए हैं। ये स्टॉक चला है, इसमें वॉल्यूम्स भी हुए हैं। तो ये मतलब विथ फुल डिमांड ये ऊपर चला है। तो एग्जैक्टली। समझो किसी ने $100 पे खरीदा था या किसी ने $110 पे खरीदा था, अब वो स्टॉक ऑलमोस्ट $140 आ गया है, तो वो वापस से वही प्राइस पे नहीं खरीदेंगे, दे विल वेट फॉर सम प्राइस करेक्शन। और वो प्राइस ओके। करेक्शन कब आएगा, जब उनकी बाइंग वो स्टॉप कर देंगे, दे विल नॉट सेल। वो सिर्फ अपने बाइंग प्रेशर्स रोक देंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में ओके। बोला कि डिमांड और सप्लाई का पूरा गेम है, तो यही चीज है बस, और कुछ नहीं है। आप प्लस फोर ओके। परसेंट लगाओगे तो आपको ऐसे पैराबोलिक वाले मूव वाले स्टॉक्स में भी एंट्री करने का चांस इजीली मिल जाएगा। ओके। बाकी आपने जो बताया था कि बेस्ट स्टॉक्स तो वही रहते हैं जो यहाँ जो पे मतलब एक बार कंसोलिडेट अपना जो ऑल टाइम पे कंसोलिडेशन करें। हाँ। करते, पर इसमें है ना सर, 10 में से एक हम्म। स्टॉक या 15-20 अच्छा। में से एक आधे स्टॉक ऐसे निकल जाते हैं जो ओके। नॉन स्टॉप चलते हैं। तो जनरली मैं तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ। पर ओके। ये जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन यही है कि भाई +4% एंट्री कर लो, -4% स्टॉप लॉस रख लो। ओके। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। बाकी ये तो था लाइक एंट्री कहाँ पे लेनी है। एंड सेकंड जो है हम्म, वो अबाउट द पोजीशन साइजिंग। तो मैंने कहीं पे तो पढ़ा था कि आपको अपने पोर्टफोलियो का जो 0.05% है उससे ज़्यादा अगर आप किसी भी स्टॉक में रिस्क ना ले तो बेटर है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो उसका पॉइंट हम्म, 0.05% हुआ 500। और जो आपने ही शायद अपनी किसी वीडियो में स्ट्रेटेजी बताई थी, मान लीजिए अगर किसी स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़ और आपका स्टॉप लॉस 5% आ रहा है 95 रुपीज़, तो उसको आप माइनस करो। तो 5 पॉइंट जो है उसको आप डिवाइड करो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। इस केस में 500 डिवाइड बाई 5 जो है हम्म, 100। और 10 एंड मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 जो उसका प्राइस है तो 10,000। बेसिकली जो है तो उससे ये फायदा रहेगा कि आपका 0.05% से ज़्यादा जो है वो कभी भी नुकसान नहीं होगा किसी स्टॉक में। तो मैं भी यही फॉलो मतलब स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। तो इसमें हम्म। आप कुछ बताना चाहते हैं विद दिस लोके और इसमें कुछ चेंज। यस, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, मैंने वो जो वीडियो बनाया था कि रिस्क हम्म। मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग का, वो ज्यादातर रिलेटेड था ट्रेडिंग के रिलेटेड। अभी मैं आपको बताता ओके। हूँ, जैसे हम लोग ट्रेडिंग करने बैठते हैं ना, तो मतलब कोई भी ये नहीं सोचता है कि भाई मैं ये एक ट्रेड में कितना मुझे लॉस लेना चाहिए। तो मैंने वो वीडियो में ये समझाने की कोशिश की थी कि आप अपने लॉस को पहले से अपने माइंड पे रखो। जैसे बड़े बड़े ओके। जो प्रॉप डेस्क होते हैं ना, जो बहुत हम्म। बड़े वॉल्यूम पे काम करते हैं, तो उनके यहाँ पे क्या होता है ना, हर एक ट्रेडर का एक डेली लॉस लिमिट रहता है कि ओके। भाई अगर आज ये ट्रेडर ने 50,000 से ज्यादा लॉस किया, या आज ये ट्रेडर ने 1 लाख से ज्यादा लॉस किया, तो ये ट्रेडर का टर्मिनल आज के लिए बंद हो जाएगा। तो अच्छा। वो लोग इसमें ये मानते हैं कि शायद 1 लाख के लॉस के बाद इनका दिमाग रिवेंज ट्रेडिंग के ऊपर चला जाएगा, तो उनका वो लिमिट रख देते हैं। बट मैंने वो वीडियो में ये बताया कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप एक ट्रेडर हो और आपको ट्रेड करना है, तो आपका वो लॉस पहले से आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं हर एक ट्रेड में 10,000 से ज्यादा लॉस नहीं करूंगा या 1,000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं करूंगा। तो मैंने वहां पे जो कैलकुलेशन बताया वो बताया है कि अगर आपके माइंड में पहले से है कि मुझे एक ट्रेड में इतना लॉस से ज्यादा नहीं करना है, तो ओके। आप उस हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग बना सकते हो। बट वेन एवर यू कम टू अ पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर, कि आपका पोर्टफोलियो कैसे बनना चाहिए, तो इसमें पोजीशन साइजिंग थोड़ा अलग हो जाता है। इसमें डिपेंड ओके। करता है कि आप कितने कितने डाइवर्सिफाई होना चाहते हो, या फिर आप कितने फोकसली काम करना चाहते हो। जैसे मैं ज्यादातर फोकस करता हूं कि मेरे अकाउंट में 10 स्टॉक से ज्यादा ना रहे मेरे पोर्टफोलियो में, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं। हम्म।
अभी 10 का मतलब क्या है, मेरे पास अगर 1 करोड़ है तो मैं सारे में 10-10 लाख रुपए लगा दूंगा। मेरे पास अगर 2 करोड़ है तो मैं सारे स्टॉक्स में 20-20 लाख रुपए लगा दूंगा। ओके। मेरे पास अगर 3 करोड़ है तो मैं 30-30 लाख रुपए लगा दूंगा। या फिर मैं जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं उसमें ज्यादा पैसे लगा सकता हूं। मैं थोड़ा मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन वाला ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं, जिससे क्योंकि वैसे भी मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहा हूं। समझो मैंने 10 ट्रेड लिए हैं, तो मेरे 10 में से 6 तो राइट जाएंगे, और हम्म। मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:3 1:4 से ज्यादा ही है। तो मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं 10 ट्रेड लूं और वो 10 ट्रेड में अपना पूरा पैसा लगाऊं। मैं कभी भी ओके। अपने लॉस के हिसाब से पोजीशन नहीं बनाता कि मेरा लॉस, मेरे को ये ट्रेड में 1 लाख रुपए का ही लॉस लेना है तो मेरी क्वांटिटी कितनी ली। वो भी एक मेथड है, बट वो मेथड आपको ज्यादा अच्छी पड़ेगी जब आप ट्रेड कर रहे हो। पर जब ओके। आप एक पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर कर रहे हो, अभी आप भी देखो, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना सर, अगर आप उनका पोर्टफोलियो ध्यान से देखोगे तो जो उनके सबसे विनिंग स्टॉक है, जिन्होंने उनके अकाउंट्स में मल्टीपल फोल्ड्स ऑफ रिटर्न दिए हैं, उनका हायर परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो वो स्टॉक्स में रहेगा। ओके। ओके। अब वो कैसे होता है, वो ऑटोमेटिकली भी होता है। समझो उसने 20 लाख रुपए डाले थे 1 साल पहले, 1 साल बाद वो डबल हो गया, तो हम्म। ऑटोमेटिकली वो 40 लाख हो गया। हम्म। तो अगर वो अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को कैलकुलेट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली डबल हो ही रहा है। पर ओके। जनरली वो लोग क्या करते हैं कि जो विनिंग स्टॉक रहते हैं उसको वो होल्ड करते हैं और चलते रहने देते हैं, जो उनके लूजिंग स्टॉक्स होते हैं उनको वो ज्यादातर कट कर देते हैं। तो अगर आप ओके। पोर्टफोलियो साइजिंग की बात कर रहे हो, और अगर आपको मैं बोलूं कि आपको किस तरीके से इसको देखना चाहिए, तो अभी शुरू कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आप अपने अकाउंट में 20 स्टॉक से ज्यादा मत जाओ। ओके। जैसे आपने मुझे बोला कि आपके 45 के 40 स्टॉक से ऊपर आपके अकाउंट में है, राइट? तो आप ज्यादा पैसा कब बनाओगे सर, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेड लोगे कंसंट्रेट तब करो, ना। सही है। अगर आप समझो आपने 50 स्टॉक लिए और आपने 25 स्टॉक में 2-2% का लॉस लिया और किसी में 1-1% गया, या मतलब ऐसे सब एलोकेट किया ना, तो आपको तो इंडेक्स जितना या इंडेक्स से कम रिटर्न मिलेगा। हम्म। सही है। उससे अच्छा तो आप निफ्टी 20 ले लो, या फिर हम्म। बैंक 20 ले लो, या ईटीएफ ले लो। बाकी तो मैं चेंज कर रहा हूँ आपको उसको। बट आप जो कह रहे हो, आपके वीडियो सुनने के बाद ही आपने यही बताया था कि ज़्यादा डाइवर्सिफाई करोगे तो उसमें कुछ होता नहीं है। तो जो सर, एग्जैक्टली वो जो बताया। डाइवर्सिफाई करने से क्या होता है ना, हम लोग बिजी रहते हैं। हमको ऐसा हाँ। लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मेरा पोर्टफोलियो इतने शेयरों का है, पर भाई आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न क्या है, हम्म। अल्टीमेटली मैटर वो करता है। और रिटर्न आपको तब मिलेगा जब आप फोकस कॉन्सेंट्रेट, आपका जो फोकस है वो अभी ऐसा है। जब आप ऐसा एग्जैक्टली। ऐसा एकदम नैरो करोगे, ऑब्वियसली उसमें रिस्क है कि अगर आपका लॉस हुआ तो पूरा साल आपका ये हो सकता है, खराब हो सकता है। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप शुरू करो 20 नंबर के स्टॉक के साथ, मतलब आपके टोटल नंबर 20 होने चाहिए। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है आप कट डाउन करिए स्टॉक्स को। ओके। ठीक है। बाकी सर मेरा थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसमें इश्यूज रहते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट। हम्म। तो मतलब जो स्टॉप लॉस है, तो पहले क्या था, जब मैंने स्टार्ट किया था उसका उस टाइप की तो मुझे पता ही नहीं था स्टॉप लॉस का। तो मुझे याद है जब इलेक्शन 4 जून था तो मैंने करीब काफ़ी सारे लिए हुए थे स्टॉक अराउंड, मतलब 10% ऑफ पोर्टफोलियो के। और उसके अंदर वो हम्म। एक दिन में बहुत ज़्यादा स्टॉक गिरे। और और अगले दिन जो है देन द मार्केट बाउंस बैक और वो वापस से ही, मतलब जितना जो प्रॉफिट जो नुकसान था वो 2-3 दिनों में रिकवर हो गया। दिमाग में हमेशा रहता है कि अगर आप फिक्स स्टॉप लॉस लगाओगे, मेरे ये उस टाइम पे दिमाग में था कि अगर आपने फिक्स स्टॉप लॉस लगा दिया तो अगर इस टाइप से हुआ तो देन यू विल लूज मनी। तो हम्म। उसके बाद क्या रहता था कि लाइक आई जस्ट पुट द अलर्ट्स कि भाई ठीक है, अलर्ट से पता लग जाए कि उतना मतलब वो हिट हो गया है। बट अलर्ट में यही रहता था कि जब मीटिंग्स में हो या आप ऑफिस में हो तो आप इमीडिएटली आप रिएक्ट नहीं कर पाते। तो ठीक है, अलर्ट्स लगे हुए थे। तो अभी लास्ट 3-4 दिनों में अभी मार्केट दोबारा डाउन गया था, वो जो 5-6 दिन जो डाउन गया था, तो हम्म। उसमें मार्केट डाउन जाना स्टार्ट हुआ। पहला दिन हुआ ठीक है, वो जो अलर्ट्स आए मैंने कहा ठीक है अगले दिन वापस से मतलब मार्केट बढ़ जाएगा, फिर अगले दिन नहीं बढ़ा। तो कल शाम को ठीक है, फाइनली जब काफी सारे स्टॉक्स बहुत मतलब 10% 8% नीचे आ गए, देन आई सोल्ड मैनी ऑफ द स्टॉक। बट आज मार्केट दोबारा से ओपन हो गया, मतलब अप हो गया एंड देन द स्टॉक स्टार्टेड गोइंग अप। मैं अपनी वाइफ से भी डिस्कस कर रहा था कि समथिंग लाइक कुछ तो है जो हम गलत कर रहे हैं। एक बात पता चली कि जो फिक्स स्टॉप लॉस है
अगर आप उस पे स्ट्रिक्ट रहोगे एंड इफ यू लाइक पुट ए जीटीटी ऑर्डर कि भाई विदाउट इमोशन के साथ, अगर आपका इतना स्टॉप लॉस है, अगर वो होता है तो हिट हो जाए, एंड देन यू कैन थिंक कि भाई अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो आपके हिसाब से जो अलर्ट वाली स्ट्रेटेजी है, वेदर दिस विल वर्क, और एक फिक्स स्टॉप लॉस होना ही चाहिए अगर आप कोई भी शेयर को? नहीं, आई ऑल्सो कीप अलर्ट्स ओनली सर। मैं ओके अलर्ट्स ही ओके। रखता हूँ, क्योंकि देखो, जो आपने इलेक्शन वाला एग्जांपल लिया ना, वो बहुत रेयर इवेंट होते हैं हम्म। कि और वो टाइम पे कुछ चीजें एक्सपेक्टेड ही थी कि आज मार्केट में अगर बीजेपी को फुल सीट्स नहीं मिलेगी तो मार्केट गिरेगा, और वो सारी चीजें, जैसे इलेक्शन ये वाला जो सेंट्रल इलेक्शन था वो तो 5 साल में एक बार होता है, हाँ। और कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलते, रात को कुछ हो जाए, कोई किसी कंट्री का वॉर हो जाए, कोई दूसरा कुछ हो जाए जो शायद आज हमें पता ही नहीं है, जिसकी हम्म। वजह से मार्केट गिर गया। एक बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था, किसी को पता भी था हम्म। डिमोनेटाइजेशन जैसी चीज क्या होती है? सही मेरे है। लाइफ में तो मैंने पहली बार देखी थी, तो मुझे कहाँ से पता चलेगा कि सही डिमोनेटाइज है। मतलब चलती हुई नोट भी बंद हो सकती है एक मतलब एक दिन में। तो स्टॉक मार्केट में है ना, आपको बहुत सारे सरप्राइजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर उसके लिए आप अगर उसको जीटीटी ऑर्डर लगाओगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो स्टॉक है उसमें फ्री ट्रेड पड़ जाते हैं प्री ओपनिंग ओके में, तो आपने जीटीटी ऑर्डर लगाया तो पता चला वो फ्री ट्रेड में ही आपका ऑर्डर निकल गया। ओके ओके। तो मैं तो हमेशा जो भी है अपना अलर्ट्स रखता हूँ, और जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है मैं चार्ट देखता हूँ, फिर एंड ऑफ द डे, मतलब एंड ऑफ द डे इन द सेंस 3:15 से मैं अपना डिसीजन लेना शुरू कर देता हूँ। मैं देखता ओके। हूँ कि वो टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ तो क्या हुआ, क्या ओवरऑल मार्केट गिरा है जिसकी वजह से ओके। मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है, और गिरा है तो क्या रीजन है। पता चला कि भाई सारे वर्ल्ड मार्केट क्रैश हो रहे हैं, हमारा भी मार्केट क्रैश हो रहा है, और अभी आगे कुछ पता नहीं है क्या हो सकता है, तो वैसे सिचुएशन में फिर मैं 3:15 को अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ ही कर देता हूँ। जनरली ओके। क्या होता है ना, कभी भी बहुत बुरा होने वाला रहता है ना, तो वो उसकी शुरुआत थोड़े छोटे से होती है। ओके। तो जनरली हम लोग क्या, अभी अभी दूसरी कोविड के बाद जितने भी लोग आए हैं ना मार्केट में, उन लोगों को एक खराब आदत क्या लगी है कि मार्केट 2-3 दिन गिरता है ना, हाँ तो एग्जैक्टली, वो वो फिर बेचते बाउंस नहीं बैक है, कर जाते हैं। फिर हाँ। वापस बाउंस बैक कर जाता है और फिर वापस उनका भाव आ जाता है। तो उनको क्या लगने लगा है सब लोगों को कि अगर मार्केट 2-3 दिन गिरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमने पिछले 2 साल में बहुत बार देखा है, वापस से ऊपर आ जाएगा। बट सही आप है। इमेजिन करो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट गिर रहा है 2-3 दिन का, 2 हफ्ता हो गया, 2 महीना हो गया, वापस ऊपर ही नहीं आया। हम्म। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है इसका मतलब वो कभी ना कभी गिरने ही वाला है, और मार्केट अगर गिर रहा है तो इसका मतलब भी ये है कि कभी ना कभी तो वो वापस चलने ही वाला है। सही है। तो बेटर है कि आप अपने अलर्ट्स को रखो अपने सिस्टम में, जैसे आपके अलर्ट्स ट्रिगर होते हैं वैसे आपको जब भी टाइम मिले आप अपने चार्ट्स को देखो, और देखो वो उस टाइम पे क्या सिचुएशन है। ओके। अगर सिचुएशन थोड़ी सीरियस है तो फिर भाई हमें हमारे स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना ही है और एग्जिट कर देना है। क्योंकि अभी जो लास्ट 3-4 दिन से सिचुएशन थी, पहले तो ये वॉर का ही थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था, और दूसरी चीज़ है कि ये चाइना, लाइक एफ आई आई आपने भी बताया था कि चाइनीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, कहीं पे मैंने सुना था। मैंने ये नहीं बोला कभी भी सर। ऐसे मैं नहीं, मैंने कहीं तो पता है आपको पता है आपको, मैं ये सारी चीजें सुनता ही नहीं हूँ सर। अच्छा। इसका 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 इम्पैक्ट जो अभी आपके माइंड में हो रहा है ना, वो इसका इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे होता है। ओके। मेरा मेरे देखो लास्ट 2 महीने में मेरे भी बहुत सारे स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट हुए, मैं आपको बोल सकता हूँ नाम से। मेरा एलआईसी में स्टॉप लॉस हिट हुआ, मेरा रिको ऑटो में स्टॉप लॉस हिट हुआ, मेरा कैस्ट्रॉल करके एक स्टॉक है उसमें हाँ स्टॉप लॉस हाँ। हिट हुआ, मेरा ओएनजीसी में स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। अभी ओके। अगर आपने समझो एक एक बुल रन में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो वो बुल रन कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके एंड होने वाला है, और जब वो बुल रन एंड होने वाला है वो टाइम पे भी आपके मेथड से तो आपको स्टॉक मिलेंगे, पर सही है। ऐसा हो सकता है कि जब अभी स्टॉक मिल रहा है ना उसमें मेजरली स्टॉप लॉस हिट हो गए, हम्म। क्योंकि अभी स्टॉक को मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, और ये जो बातें चल रही है कि चाइना में पैसा जाएगा इंडिया में, मतलब एफआईएस के पास है ना बहुत पैसा है सर, वो इंडिया में से निकाल के वहां पे नहीं डालेंगे, वो शायद इंडिया से निकालेंगे, थोड़ा निकालेंगे, बट वो ये सब नहीं करेंगे।
वो क्या करेंगे, अपना दूसरा पैसा लगाएंगे, जो भी करेंगे। अभी क्या होता है ना, हमारे एक सोशल मीडिया हमारे लिए अच्छी भी चीज है, बुरी भी चीज है। बुरी क्यों है कि वहां पे ओवर इंफॉर्मेशन है। हम्म, किसी ने एक लाइन पढ़ी होगी कि चाइना में एफआईएस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम्म, तो वो लाइन के अंदर आगे पीछे अपना पूरा कंटेंट बना के उसने अपने वीडियो बना लिए, और सही वो है। वीडियो बहुत जन ने देखे और बहुत जन के माइंड में वो बन गया, और फिर उसको देख के और दूसरे लोगों ने वीडियो बनाने शुरू किए। तो मतलब स्टॉक मार्केट एक लोनली प्रोफेशन है, जहां पे आपको अपने एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड लेने हैं, और आपको वो एनालिसिस के ऊपर स्टिक रहना है कि भाई ये ट्रेड मेरा एग्जैक्टली, है। अगर ये मेरा राइट जाएगा तो ठीक है, रॉन्ग जाएगा तो मैं इसमें से कुछ सीखूंगा और मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको हिट कर दूंगा। सही कह रहे हैं। और अल्टीमेटली जो आप कह रहे हैं, जिसमें अगर विदाउट इमोशनल होके, पुनीत जी ने कहा था कि यहाँ पे प्रोसेस ही वर्क करता है, तो अगर आप प्रोसेस के हिसाब से वर्क करोगे अपने, जो कि विदाउट इमोशन, मेरे हिसाब से आपकी सक्सेस के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, रादर देन इमोशंस में आके जैसे आप बता रहे हो जो आप मतलब रेट्स लो। और क्योंकि आपकी सर, आप, हाँ, हाँ, आपने थोड़ी देर पहले ये भी बोला था ना कि जब भी हमें लगता है कि ये होने वाला है या ये हो सकता है, हम्म, वो ज्यादातर गलत ही होता है। गलत ही होता है, सही कह रहे तो हमें 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 बेटर है, हमारे लिए प्रोसेस को ही फॉलो करना चाहिए। एग्जैक्टली। और बाकी आपके जो वीडियोस हैं उसमें काफ़ी वैल्यूएबल एडवाइस कैसे रहती हैं। तो एक बार आपने बताया था कि जब मार्केट नीचे जाता है, तो अगर आपके स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, तो वो इतना नीचे नहीं जाते और वो वहीं कंसोलिडेट करते हैं। तो मेरे जो पोर्टफोलियो था उसके अंदर मैं स्टॉक देख रहा था, तो टीवीएस लैब का कल मैंने देखा, वो 3-4 दिन से जो हम्म। है वो वहीं पे ही अपना उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था। एंड देन कल मार्केट जब ऊपर हुआ तो इट ऑल्सो वेंट अराउंड 2%। तो हम्म। मैंने वही आपकी स्ट्रेटेजी जो आपने मेथड बताते हो, देन आई लाइक आई पुट ए सब्सटेंशियल अमाउंट, और आज वो मैंने देखा इट वेंट अप टिल ऑलमोस्ट 7-8%। मतलब यस। अल्टीमेटली ये है कि जो सर आप जो एडवाइस देते हो, मतलब अल्टीमेटली एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एज ए मेंटर, आई थिंक इट्स ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल एडवाइस। और कहीं ना कहीं जाके इफ यू आर लेट्स से इफ यू आर समबडी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग जो भी आप अपने वीडियोस में बताते हो, तो उससे 100% अगर प्रोसेस फॉलो करोगे तो देन देयर विल बी डेफिनेटली बी सक्सेस। सही बात है सर, ये चीज है ना, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। क्योंकि मतलब मार्केट गिरता है ना, तो सर हर स्टॉक गिरेगे, पर जो सही है। स्ट्रांग होगा ना वो कम गिरेगा। और जैसे मार्केट रुकेगा, वैसे वो मार्केट को भी ओवर परफॉर्म करेगा, क्योंकि अभी डिवीज लैब को 4-5 दिन चलने नहीं मिला होगा। तो जैसे मार्केट थोड़ा अच्छा हुआ, वो 4-5 दिनों का एक साथ चल गया। हाँ, सही है। और बाकी सर तो आपने, ये, हाँ, नहीं आप ये सब बताइए सर, बोलिए। बोलिए। नहीं, एक्चुअली आप आपने जो बताइए। डिमांड और सप्लाई का जो बोला था, एक एक क्वेश्चन है। तो जैसे हम्म। इंडिया सीमेंट का है, तो अभी जब इंडिया हम्म। सीमेंट ने अल्ट्राटेक सीमेंट ने लेने का उसमें उसमें प्राइस उन्होंने बोला था, तो दे विल टेक द शेयर्स फ्रॉम फ्रॉम मार्केट। तो उन्होंने प्राइस हम्म। बोला था अराउंड 393। तो अल्टीमेटली करेक्ट। अभी ये जो है इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, वही अपने 370 के पास। इट इज हाँ। ऑलमोस्ट नाउ काफी वीक हो चुके हैं। बट इसके अंदर अगर आप देखा जाए तो सप्लाई तो बहुत कम है, क्योंकि लोग बेच ही नहीं रहे, हम्म। क्योंकि उनको पता है कि नहीं, तो 393 पे तो आपको बेचना ही है। बट फिर भी ऑब्वियसली जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड तो होनी ही चाहिए, तो ये प्राइस अप क्यों नहीं जाता? वो ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे भी ये कुछ ऑपरेटर्स या कुछ नहीं, और। नहीं, नहीं सर, देखो अभी ये स्टॉक में सीधी सीधी एक कॉर्पोरेट न्यूज है, और ये भी पहले किसी स्टॉक में ऐसी आई नहीं थी। तो अभी कोई भी आदमी अगर यहाँ पे आएगा खरीदने के लिए, तो वो क्या सोचेगा कि भाई मैं अगर 360 में खरीदता हूँ तो मैक्सिमम तो ये 390 के ऊपर जा नहीं सकता है। अभी तक तो अच्छा। यही कॉर्पोरेट की बातें चल रही है, अल्ट्राटेक की। तो कोई भी इसमें अपना पैसा डाल के 30 रुपए के लिए ट्रेड करेगा ही क्यों? ओके, और ओके। इसमें इसमें आगे क्या होगा वो भी हमें नहीं पता है। क्या ये डीलिस्ट हो जाएगा और ये मर्ज हो जाएगा अल्ट्राटेक में? फिर जिसके पास इंडिया सीमेंट के स्टॉक्स है, क्या उन लोगों को अल्ट्राटेक के स्टॉक्स मिलेंगे ओके। उतनी ही वैल्यू के? क्या होगा क्या नहीं होगा वो कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक कॉर्पोरेट न्यूज आने के बाद स्टॉक में आगे क्या होने वाला है वो किसी को नहीं पता है। तो शायद इसलिए यहाँ पे कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, ना ओके, कोई इसको खरीदने आ रहा है। और जैसे आपने और मैंने खरीदा हुआ है तो हम बेच भी नहीं रहे। सही है। तो एक्चुअली हाँ, जो आप बता रहे हो तो वहीं पे वो है। बट ये जो चीज़ है, लाइक दिस इज ऑल्सो समथिंग कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक मैंने इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा था। अभी तो ये था कि इसने ब्रेकआउट किया है। बट ये भी है कि अल्ट्राटेक जब
पर मेरी ये तो जगह। सर, ये तो लास्ट 5 साल में मेरे साथ पहली बार हुआ है कि अच्छा। मैंने जो स्टॉक को खरीदा और उसमें ऐसी कॉर्पोरेट न्यूज आ गई कि कोई दूसरी कंपनी इसको खरीदने वाली है। ये बहुत ही ओके रेयरेस्ट न्यूज है। मतलब ऐसी ओके ओके। ये चीजें कभी होगी ऐसे हमने सोचा भी नहीं होगा कभी। एग्जैक्टली, हाँ सही है। और बाकी एक क्वेश्चन था सर एग्जिट स्ट्रेटेजी के बारे में। तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं और आपने बता भी दिया कि स्टॉप लॉस के लिए आप जैसे अलर्ट लगा के रखते हैं। तो मतलब और एग्जिट स्ट्रेटेजी जैसे अब स्टॉक मान लीजिए देन वो मोमेंटम में आ गया है, देन इट्स गोइंग अप। अब उसका एग्जिट कहाँ पे लेना है? तो जो आपके वीडियोस में देखता हूँ तो उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव आते हैं कि आप जो है वो 9 मूविंग एवरेज फॉलो करो या फिर आप सुपर ट्रेंड फॉलो करो। तो आप क्या एग्जिट स्ट्रेटेजी रखते हैं? पहले आप बताते थे कि भाई जितना आपका सर टारगेट अचीव हो जाता है आप सेल हाँ, कर देते हैं। हाँ, देखो अभी तो मैं वही चीज को फॉलो करता हूँ कि भाई मैंने अगर कोई स्टॉक को 100 में लिया है और उसकी डाउन साइड उसकी 50 रुपीज थी, तो 100 - 50 उसको मैं ऐड कर देता हूँ 100 के ऊपर, तो 150 आ जाता है, राइट। बट एट एज अ बिगिनर आप एक चीज को फॉलो कर सकते हो जो मैं पहले भी करता था और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कोई स्टॉक को 100 में खरीदते हो तो आप उसको 130 पे, मतलब हम्म, आपके बाइंग प्राइस से अगर वो स्टॉक 30% ऊपर आता है तो आप अपनी 30% क्वांटिटी या 40% क्वांटिटी जितने पे भी आप कंफर्टेबल हो, एक बार वो क्वांटिटी को सेल कर दो और फिर ओके जो आपका स्टॉप लॉस है उसको आप अपनी बाइंग प्राइस पे डाल दो। मतलब आपका जो अलर्ट है स्टॉप लॉस का उसको अपनी बाइंग कॉस्ट पे डाल दो। उसके बाद जब स्टॉक वापस से आपकी बाइंग प्राइस से 50% ऊपर चला गया तो आप अपनी वापस से एक सेकेंड एग्जिट कर लो। ओके मतलब समझो आपके पास अगर 100 स्टॉक है तो आपने पहले 30% बेचे, फिर आप 30% बेचो और बाकी के 40% आप बाद में बेच सकते हो फाइनल टारगेट पे। तो ओके जब आप 50% पे बेचोगे ना तो आपका स्टॉप लॉस वापस से आप थोड़ा ऊपर ट्रेल कर लो या फिर सुपर ट्रेंड के बेसिस पे उसको स्टॉप लॉस को रख लो, या फिर आप अपनी जो फर्स्ट एग्जिट थी वहां पे स्टॉप लॉस लेके आओ। ये आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। पर मैंने ओके। आपको एक मोटा मोटी आइडिया दिया कि आप अपनी एग्जिट को स्प्रेड कर दो कि भाई स्टैगर्ड पहले मैं थर्टी अप्रोच। परसेंट हाँ, पहले मैं 30% पे थोड़े स्टॉक्स को बेचूंगा, उसके बाद वापस से वो 50% हो जाएगा तब और थोड़े बेचूंगा और बाकी के जो है मेरे फाइनल टारगेट पे या फिर 70% पे भी बेच सकता हूँ। तो ओके इससे क्या होगा, अभी आप ये स्ट्रैटेजी को लेके शुरू कर रहे हो, राइट। तो कभी कभी कोई स्टॉक को टारगेट आने के लिए 1 साल लगता है, कभी कभी मार्केट का सपोर्ट मिलता है तो वो 2 महीने में भी टारगेट आ जाता है। तो 2 महीने में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो कोई टेंशन नहीं होता है। पर जब स्टॉक 6 महीना 7 महीना कंसोलिडेट करता है, कुछ भी टारगेट नहीं आता है, कहीं जाता नहीं है ना, तो वैसे टाइम पे हमें हमारी मेथड पे डाउट होने लगता है और बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती है। तो जब हम स्ट्रेगर्ड वे में एग्जिट करेंगे ना, तो क्या है कि हमें पता है कि ये स्टॉक में मैंने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया है और मेरा अभी स्टॉप लॉस मेरी बाइंग प्राइस पे है। तो अगर मार्केट ने नीचे लोअर सर्किट भी मारा तो मेरा ये स्टॉप लॉस हिट होगा तो भी मेरी बाइंग कॉस्ट पे ही निकलने वाला है, मेरा ओके लॉस जेब में से नहीं जाने वाला है। तो ये आप शुरू करो, अभी समझो 1-2 साल इसको प्रैक्टिस करो, फिर आपने इसको प्रॉपर प्रैक्टिस कर लिया, सब कुछ सही चल रहा है, तो आप अपनी जो परसेंटेज एग्जिट है उसको बढ़ा दो। पहले आप 30 पे करते थे, फिर आपकी पहली एग्जिट ही आप 50 पे करोगे, ओके वैसे। तो इस तरीके से आप ये अप्रोच से जा सकते हो। ओके ओके। ठीक वेन है। एवर यू विल बाय अ स्टॉक आप पहले से ही कैलकुलेट कर लोगे कि इसका 30% क्या प्राइस है, 50% क्या प्राइस है। आप वैसे अलर्ट भी रख सकते हो फिर। ओके ओके। ठीक है। और बाकी एक रिक्वेस्ट थी सर, आप जो है लाइक यू आर कमिंग इन योर वीडियो जो भी आपके ऑल टाइम हाई स्टॉक्स हैं, तो बाकी हम्म। एनआरआईज के लिए अगर आपको कभी टाइम मिले, लाइक ये आजकल जो टेक्नोलॉजी चाहे ट्रेडिंग व्यू सब कुछ अवेलेबल है, इफ यू कैन ऑल्सो एनालाइज सम यूएस स्टॉक्स, मतलब ज़्यादा फंडामेंटल नहीं बट आपका भी इतना एक्सपीरियंस है 13-14 ईयर्स का, कि कोई अच्छा जैसे यूएस स्टॉक जो आपको लगता है कि आपके क्राइटेरिया में फिट बैठता है, चाहे वो प्राइस और वॉल्यूम बेसिस पे, you can also maybe start at least like telling something from the knowledge point of view। तो वो भी काफी अच्छा रहेगा जो एनआरआई कम्युनिटी आपकी है, तो ये सर आपका मैं जो जरूर बेस। कोशिश करूंगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा ये, बिकॉज इसमें क्या है ना कि अभी इंडियन मार्केट्स में तो हम लोग दिन रात यहाँ पे ही रहते हैं, पूरा ध्यान रहता है तो हमें सब चीजों का पता होता है कि क्या चल रहा है इंडियन मार्केट में। मतलब
यहाँ पे क्या चल रहा है, आसपास माहौल क्या है, पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, कौन सी न्यूज आ रही है, जा रही है। बट अगर मुझे यूएस मार्केट हो गया या ग्लोबल दूसरा मार्केट हो गया, तो मुझे उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा वो सेंस लेनी पड़ेगी मार्केट की, कि ये मार्केट चलता कैसे है। जैसे आपने बोला यूएस मार्केट में सर्किट्स ही नहीं होते, सर्किट्स ही वो नहीं होते हैं। गिरता है तो गिरते जाता है, चलता है तो चलते जाता है। और यहाँ पे क्या है ना, इंडिया में बैठ के हमें सब पता होता है कि हमें हमारे थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी होता है कि भाई अभी अगर ये आजू बाजू में कौन से सेक्टर में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्या है। बहुत सारी दूसरी चीजें होती है जिससे आप कंफर्टेबल होते हो किसी चीज को व्यू देने में या बताने में। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ये कुछ ना कुछ इसके बारे में भी हम जरूर सोचेंगे। क्योंकि आपकी जो लाइक हमारी कम्युनिटी है वो काफ़ी बिग है, आई थिंक इसके अंदर काफ़ी एनआरआईज भी होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपका कोर्स अटेंड किया था, वो रियली वेरी वैल्यूबल कोर्स। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से भी थे, आई थिंक लाइक डिफरेंट कंट्रीज के थे। तो बाकी अगर ये भी थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस जो है वो कहीं नहीं मिलती। फॉर्चुनेटली जैसे मुझे आपका वीडियो मिल गया, नाउ लाइक लाइक एवरी टाइम व्हेनेवर योर वीडियो कम्स, तो उससे काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट ये चीज़ें जो हैं वो बाकी जो ग्लोबल मार्केट है उसमें कहीं नहीं है। और आपकी जो स्ट्रेटेजी हम्म। है, एज यू सेड मास्टर इन वन, जो ऑल टाइम हाई वाली स्ट्रेटेजी, वो मैंने देखा है कि वो हर जगह फिट बैठती है। तो अगर आप करेक्ट। अपना प्रेशियस टाइम थोड़ा सा निकाल के, ऑब्वियसली एज यू सेड कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पता नहीं, बट फिर भी कभी ना कभी जब आप स्टार्ट करेंगे तो देन आई विल बी रियली वेरी हैप्पी। पक्का पक्का सर, पक्का। थैंक यू। तो आई गेस आपको जो भी डाउट था वो मैंने क्लियर किया। हाँ, थैंक यू और वेरी मैं मच विश सर। करता हूँ कि आप ऐसे ही अच्छा काम करो, और आगे जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप जरूर हमें कांटेक्ट करना। थैंक यू सर। Yeah, thank you very much, sir. Wish you a nice day.